चलिए तो कुछ नया चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए अब आपका सेकंड चैप्टर मैं चालू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने सोल्यूशन ख़त्म कर लिया और क्या नाम इसका सोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रो आपको सोल्यूशन से आसानी लगेगी। ठीक है, उतना ज़्यादा रहता नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, 3 पार्ट हैं, एक एक करके तीनों पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद आपका काइनेटिक। ठीक है, इस चैप्टर के बाद काइनेटिक है। मैंने बार बार रिपीट करूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स हैं कुछ, बस और कुछ। ठीक है, तो चालू करते हैं बच्चों, समय नहीं खराब करते। हाँ, तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ठीक, तो इम्पॉर्टेंट तो है नो डाउट, आपका जेई में आपका मेडिकल सब में आता है इससे। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, काइनेटिक, इलेक्ट्रो। उसके बाद 2 और आपके बचेंगे, सॉलिड और सरफेस। वो छोटे, सरफेस बहुत छोटा है, बट ये दोनों अच्छे हैं। अभी इलेक्ट्रो का ठीक ठाक लेंथ है, काइनेटिक का भी ठीक ठाक लेंथ है। ओके, चलिए तो चालू कर देते हैं। देखिए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब केमिस्ट्री का मतलब बच्चों, इसका मतलब होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। ठीक है, और दोनों में एक्चुअली ये भी थोड़ा फिजिक्स की ब्रांच होती है। दोनों में जो रिलेशन बता दें उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिख लेता हूँ, पेज नंबर आपका 1 है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताता है बच्चों? ये बताता है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, या फिर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy and vice versa, है ना? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में चेंज या फिर केमिकल का इलेक्ट्रिकल में चेंज कैसे होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, बस इतना ही काम है। ठीक है, बट ये सीखने के लिए आपको टोटल 3 ब्रांच की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अंदर 3 ब्रांचें हैं बच्चों, है ना? चैप्टर जरूर एक है, बट ओवरऑल ब्रांचें कितनी हैं? 3। ठीक है, तो हम लोग 3 ब्रांचों की एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फिर बोले भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, तो आप बोलना कन्वर्जन होता है। किसका किस में कन्वर्जन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में। कैसे होता है उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग छोटी सी बैटरी लेते हैं, जैसे मार्केट से सेल खरीदते हो तो उस सेल में लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, कितना लिखा रहता है? 1.5 वोल्ट, है ना? जैसे घड़ी वाले सेल है ना, जो भी ये सब घड़ियों में पड़ते हैं, वो भी जनरली 1.5 वोल्ट के रहते हैं। ठीक है, आप जब उसे नया नया आते हो, जस्ट पैकिंग ओपन करते हो और पुट करते हो, घड़ी मस्त चलती है आपकी। ठीक है, साल 2 साल ऐसे ही चलता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। तो फिर डाउन होने का कारण क्या है? तो आंसर है, जब इस सेल के अंदर के पार्ट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल जो रिक्वायर्ड होते हैं भरे जाते हैं। काफ़ी छोटे से पोर्शन में उस केमिकल को भरा जाता है, तो काफ़ी डेंस रहता है। ठीक है, काफ़ी डेंस रहता है मतलब उनका कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। ये पास है तो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, फिर वो केमिकल क्या होता है, उसकी एक डेट होती है बच्चों, उस डेट तक वो क्या करता है? एक्टिव रहता है। उसके बाद वो एक्टिव तो रहता है बट उस कंसंट्रेशन से, उस लेवल से वो नीचे आ जाता है। तो आपकी बैटरी आप कहते हो खराब हो गई। ठीक है, आप कहते हो एक्सपायरी डेट भी हो गई है और अब काम करना बंद हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या? जो केमिकल आपने उस सेल के अंदर फिल करा था, एक अच्छे कंसंट्रेशन में फिल करा था,
उस केमिकल में आपस में क्या हो रही थी, कंटिन्यूअसली रिएक्शन, है ना। उस रिएक्शन से क्या जनरेट हो रही थी, केमिकल एनर्जी, क्योंकि बंदे हैं क्या, केमिकल। अब केमिकल हैं तो जब रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ तो वापस आ जाते हैं। देखिए तो मैं आपसे ये बता रहा था कि घड़ी, सेल में जो केमिकल लेते हैं सॉलिडिफाई रहते हैं, बट केमिकल रहते हैं तो बच्चों उनमें से कुछ एनोड की तरह काम करते हैं, कुछ कैथोड की तरह। उनके बीच में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिसे आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, केमिकल एनर्जी। एनर्जी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हम लोग अपने जो भी पर्पस हैं उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। आपके जैसे टीवी का रिमोट है, उसमें पेंसिल बैटरी पड़ी रहती है, वो भी लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास रहती है। उसको भी आप देखिए, जब नया नया सेल यूज़ करते हैं बढ़िया रिमोट चलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिमोट को पटकते हैं, बैटरी को घिसते हैं तो चलने लग जाती है ना। घिसने से क्यों चलने लग जाती है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, आपने अगर कोई बैटरी को तोड़ा हो पत्थर से, उसके अंदर देखना ब्लैक कलर की एक छड़ निकलती, रॉड और केमिकल निकलता है, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उस कॉम्बिनेशन में एनोड होता है, कैथोड होता है, और एक होता है आपका सॉल्ट ब्रिज होता है। उसकी वजह से पूरा सेटअप बनाया जाता है एक छोटी सी पेंसिल बैटरी में। उस सेटअप के थ्रू बच्चों उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिससे आपकी केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है बच्चों, है ना। वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपका रिमोट फंक्शन करता है, ठीक है। जैसे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इन्वर्टर, ठीक है। तो इन्वर्टर में आप देखिए बड़ा सा बैटरी लगाया जाता है, उसमें 6 सेल या फिर बड़े वाले में 12 सेल, 18 सेल इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। जो ऊपर ढकनी रखती है उसको सेल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है, कभी वो हमें लाइट देता है, कभी हम उसे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जैसे लाइट आ रही तो कंटिन्यूसली वो चार्ज हो रहा है, मतलब हमने उसे एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। वो एनर्जी बच्चों उसके अंदर फंक्शनिंग कराती है, उसमें स्टोर होती है, और जैसे लाइट चली जाती है वही एनर्जी वापस हमें किस फॉर्म में मिलती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपकी जो बैटरी है, आपकी ये इन्वर्टर वाली बैटरी है, ये 2 तरह से काम कर रही है। एक बार आप क्या करो, उसको चार्ज करो, आप चार्ज करो तो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। दोबारा ये क्या करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको एनर्जी देता है, मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। खुद काम कर रहा है तो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। मतलब दोनों प्रोसेस चलते हैं, स्पॉन्टेनियस एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस। बट जैसे आप घड़ी वाले को यूज करते हो तो ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसमें आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, ये आपकी घड़ी चला रहा है, क्लियर। रिमोट वाले में भी ऐसे ही होता है। बट इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वो 2 तरह से काम करती है, चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। तो स्पॉन्टेनियस भी और नॉन स्पॉन्टेनियस भी है। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में आप 2 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जिसका डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और दूसरा बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जिसका डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक थीम सिखा रहा हूँ, क्लियर। अब आपने कहा कि भाई इन्वर्टर में तो दोनों फंक्शनिंग है, चार्जिंग भी है, डिस्चार्जिंग भी है, तो इस हिसाब से फिर बैटरी के 2 नाम रख दिए गए। एक ऐसी बैटरी जो सिर्फ चार्ज हो सकती है, और एक ऐसी बैटरी जो सिर्फ डिस्चार्ज हो सकती है। लेकिन टेक्निक बदली, तरीके बदले, साइंस बढ़ता गया, लोगों ने कहा क्यों हम 2 बैटरी बनाएं, हम एक ही बैटरी बनाएंगे जिससे आप चार्ज भी कर लो और डिस्चार्ज भी कर लो। एवरेडी है, गोदरेज है, आपके ड्यूरा है, इन सब की ऐसी ये पेंसिल बैटरी भी आती है जिसे आप चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज भी। जैसे मैं कोचिंग यूज़ करता हूँ एवरेडी का, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों लेता है, क्लियर। तो अगर सिर्फ डिस्चार्जिंग है तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। डिस्चार्जिंग ही, सिर्फ अगर डिस्चार्जिंग है तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिर्फ अगर चार्जिंग है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं बच्चों तो उसे कहते हैं इन्वर्टर बैटरी या फिर चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये सारा इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों की, जब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज के फ्लो में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें चार्ज के फ्लो को बढ़ा सकती हैं,
कौन कौन सी चीज़ें चार्ज के फ्लो को घटा सकती हैं, बैटरी में एनोड कैसा होगा, बैटरी में कैथोड कैसा होगा, समझ लो किस एनोड कैथोड को लगाने से कितनी आपकी करंट फ्लो हो जाएगी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस में। इसका तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस बेसिकली इसलिए बनते हो, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में बस ये पढ़ेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तीसरे पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो फ्लो होता है चार्ज का, है ना, कब ये आसानी से करा सकते हो, कब ये डिफिकल्टी से करा सकते हो, और कितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो कितना आपको आउटपुट मिलेगा, ये सारी चीज़ें सीखेंगे कंडक्टेंस में, ठीक है। तो ओवरऑल 3 पार्ट हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं क्लासिफिकेशन कर दूं, ठीक है। तो 3 पार्ट हैं बच्चों इस चैप्टर में। पहला आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों। तीसरा पार्ट है आपका कंडक्टेंस, है ना। एक एक करके तीनों पार्ट हम लोग को स्टडी करने हैं। चलिए इसकी फोटो खींच लीजिए। देखिए सभी लोग देखिए, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। पेज नंबर 2 पे बच्चों आगे, चलिए। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं, है ना। क्या है मेन फंक्शनिंग इसकी, तो इसमें जो वर्किंग होती है बच्चों, जो इसकी वर्किंग है वो क्या है, वो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कैसे करती है वो सब सिखाऊंगा, अभी एक आपको समरी टाइप से ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, वाया बच्चों किसके द्वारा, वाया स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। किसके द्वारा, वाया मतलब कैसे कन्वर्ट करती है, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन आप 2 कंटेनर में अलग अलग करा सकते हो, तो इसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स कहते हैं, और इसको आप एक कंटेनर में भी करा सकते हो, एक ही कंटेनर में कराओगे तो इसको डायरेक्ट रिडॉक्स, ठीक है। तो ये जो बच्चों रिडॉक्स है, ये आप अगर अलग अलग कंटेनर में कराओगे तो इसका नाम पड़ता है इनडायरेक्ट, और अगर एक ही कंटेनर में कराओगे तो इसका नाम पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब आपको देखना है कि कैसा कैसा अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। और ओवरऑल देखो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सेल हमको एनर्जी देगी, सेल मुझको देगी एनर्जी, मतलब सेल काम कर रही, मैं सेल पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। आप किसी के ऊपर काम करोगे तो आप स्पॉन्टेनियस हो, बट आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस की वजह से डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा या फिर लेस देन 0, ठीक है। छोटी छोटी सी बात है, ठीक है। अब कोई बोले इसका एनोड कैसा होता है, तो इसका जो एनोड होता है बच्चों उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, यही एक ऐसा एनोड है जिसे नेगेटिव से, और इसका जो कैथोड है बच्चों उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों कैसे मैंने कहा, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने बताया कि इसमें कैसा कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। केमिकल इलेक्ट्रिकल मतलब कि किसके द्वारा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर अलग अलग बर्तन में करोगे
तो इनडायरेक्ट एक ही बर्तन में कराओगे तो डायरेक्ट, है ना। और चूँकि स्पॉट देने से इसलिए डेल्टा जी कैसा होगा बच्चों, निगेटिव होगा या फिर लेस देन 0। और एनोड जो इसके होंगे, चूँकि बैटरी है तो आपको इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रोड में हम लोग बचपन से दो ही पढ़ रहे हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो जो एनोड रॉड लोगे वो बच्चों निगेटिव और जो कैथोड लोगे वो पॉजिटिव। क्यों, कैसे सिखाता हूँ, फोटो खींचो उसकी सभी लोग। देखिए चैप्टर बेटा इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते हैं इससे। चलिए, और मैंने कहा कि थ्योरी वाइज बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। न्यूमेरिकल में थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है बस। देखिए थर्ड है आपका, तो अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये योजना कहाँ से आई है ना। बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप भी जानते हैं, मान लीजिए क्यों एक्सपेरिमेंट, जैसे कोरोना की दवा है, बहुत जिस दिन से ये रोग आया था, ये बीमारी आई, उसी दिन से दवा बनना शुरू हो गई। लेकिन अभी तक देखो मेरी 3 ऐसी कंपनियां हैं जो तीसरे ट्रायल पे पहुंच गई, लेकिन कितनी, 118 में से 3। तो वैसे ये भी एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए इस उसमें जुड़ गए कि हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजफुल वर्क वो जो जीवन में हमारे रोज़मर्रा के काम है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बेकार की एनर्जी को भी अगर आप अच्छे से यूज़ कर लो तो वो कई सारे आपके जो ज़रूरी काम है वो हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे चाय मान लो आपकी गरम गरम आपके सामने आई है ना, आप किसी से बात करने लगे और आपने उसे खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर में ठंडी हो गई। ठंडी होगी तो जो उसकी हीट थी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। एटमॉस्फेयर में चली गई तो आप उसका कुछ यूज नहीं कर पाए, वो तो बेकार होगी ना। भाई एनर्जी थी क्योंकि हीट थी, बट वो चली कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में, तो बेकार होगी। लेकिन अगर आप उसे स्टोर कर लेते, किसी काम में उसे कन्वर्ट कर लेते तो मज़ा आ जाती, बट आप उसे स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने क्या करा, एनर्जी को स्टोर करना सीख लिया। इन्होंने एनर्जी को स्टोर करना सीख लिया, है ना। देखिए बोर्ड भी देखिए सभी। तो कैसे, मतलब ये इनके मन में कैसे ख्याल आया कि हम इतना उच्च काम कर सकते हैं, हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ तो शुरू में इन लोगों ने गलतियां करी होंगी। भाई कभी मान लीजिए आप घर में एक जहाज बना रहे हैं, पहली बार बचपन में कागज़ वाला जहाज बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ना जब उसको ऐसे फेंकते तो सही से उड़ता नहीं, लेकिन आप 2-3 अटेम्प्ट करते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं यहाँ पड़ोसी ने जहाज कैसे बनाए, तो आपका जहाज भी उड़ने लगता है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, कई सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी कई सारे अटेम्प्ट फेल हो गए बच्चों, उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट अटेम्प्ट किया जो भी साइंटिस्ट लोग थे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पहली बार मार्केट में लाए, ठीक है, उन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उनका ये जो लास्ट अटेम्प्ट था ये बहुत बढ़िया गया था, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसी के बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आइए, तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, एक जस्ट ट्रायल था। ये ट्रायल उनका पूरा हो गया तो उनके अंदर हिम्मत आ गई कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, हमसे क्या गलतियां हैं हम इसे ठीक कर लेंगे, तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं, देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट है ना। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक डिसोसिएट और एक एसोसिएट। हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, ऐसी इलेक्ट्रोलाइट लेने जा रहे हैं जो सॉल्ट है ना, ठीक है। हम लोग लेंगे बच्चों एक्वस सॉल्ट, इस पूरे चैप्टर में एक्वस सॉल्ट ही ले जाएंगे, क्लियर। मैंने आपको बताया था सॉल्ट कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। अगर उसे आप पानी में डाल देते हैं तो उसका जो अल्फा होता है कितने प्रतिशत होता है, 100%। मतलब सॉल्ट पूरी तरह से टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, आंसर है कैटायन में बच्चों, और किस में, एनायन में। पानी है तो बगल में एक्वस, पानी है तो बगल में एक्वस, ठीक है। भाई बर्तन में अगर कैटायन एनायन बने तो वो डूबे किस में, पानी में ही तो है, तो पानी के अगल बगल कैटायन है या पानी में कैटायन एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो भी लेंगे वो सॉल्ट ही लेते हैं पूरे चैप्टर में, क्लियर। और वाटर में सॉल्ट डूबे रहते हैं, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के दौरान लिया था उसका नाम था कॉपर सल्फेट। क्या नाम था, कॉपर सल्फेट। क्योंकि सॉल्ट है बच्चों तो सॉलिड होगा, बट पानी में डूबा हुआ इसलिए टूट जाएगा, ठीक है। किस में टूट जाएगा बच्चों, ये टूट जाएगा कॉपर +2 एक्वस प्लस सल्फेट 2 - एक्वस, ठीक है।
आप सभी लोगों ने रेडिकल एनालिसिस पढ़ी है अपने स्कूल में, ओके। तो कैटायनिक रेडिकल इन्हें बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, ये सर भी आपको पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? अभी जब आपका इनऑर्गेनिक चलेगा, ठीक है। तो एसिड बेस की रेडिकल ये आईआईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉपर आयन को जब पानी में रखते हैं तो हाइड्रोक्सी आयन इसके साथ मिलके, क्या हाइड्रोक्सी आयन क्यों मिलेंगे इसके साथ? क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, हाइड्रोक्सी कैसे होते हैं? माइनस होते हैं ना। तो उसके साथ मिलके ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी कॉपर +2 क्यूप्रिक आयन जब पानी में फ्री हो जाता है तो इसकी वजह से पानी का जो रंग होता है वो रंग कैसा आ जाता है? ब्लू, ओके। थोड़ा आसमानी कलर का ब्लू होता है ना, जैसे बादल होते हैं वैसे ही ब्लू, ठीक है। शायद आपने लैब में देखा भी होगा, अगर कॉपर के किसी सॉल्ट का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ब्लू कलर था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक कंटेनर लिया। अच्छा, गलती क्या करी, कंटेनर ओपन था, ठीक है। ऊपर से लिड वगैरह नहीं रखी थी, ये ओपन था, पूरा खुला हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसमें एक रॉड, पहले तो पानी रखा, पानी में एक सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट का नाम था CuSO4, ठीक है। और बाजू से एक रॉड यहाँ पे सुला दी, सुला दी मतलब ऐसे इस तरह से रॉड लिटा दी कह लो। ये रॉड का नाम था जिंक। मैंने कहा मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा होता तो मैं यहाँ ना होता, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा उन लोगों ने किया, क्लियर। अच्छा, अब ये जो सेटअप उन्होंने बनाया, इस सेटअप में बाद में IUPAC ने कहा, आपने इसमें अगर अपने स्कूलों में पढ़ लिया हो तो एक सीरीज होती है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में सारे एलिमेंट को ऊपर नीचे करके ऐसे रखा गया है, एक ऑर्डर बना के रखा गया है कि उनमें से कुछ ऑक्सीडाइज होंगे जल्दी, कुछ रिड्यूस होंगे जल्दी। जो ऊपर रखे गए बच्चों वो ऑक्सीडाइज पहले होते हैं, और जो नीचे रखे गए वो रिड्यूस पहले होते हैं। तो अगर आपने वो सीरीज देखी हो NCERT वाली, तो जिंक को ऊपर रखा गया, कॉपर को नीचे रखा गया। तो जिंक और कॉपर अगर एक साथ आएंगे तो जो ऊपर रखा गया वो ऑक्सीडाइज होता है, जो नीचे रखा गया वो रिड्यूस होता है। तो जिंक रॉड जो होती है वो ऑक्सीडाइज होने लगती है, और कॉपर आयन जो होते हैं वो रिड्यूस होने लगती है। ये बच्चों टेंडेंसी लोगों को पता कैसे चली? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए, क्लियर। भाई आप ही हैं, आपको कोई भी चीज़ कैसे पता चलेगी? जब आप उस पर काम करोगे, ठीक है। जैसे चैप्टर कठिन है कि सरल, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इसे पढ़ोगे। ऐसे ऊपर से तो बस नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, खत्म। आप पढ़ोगे, आप IT लेवल पे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो आप समझ जाओगे कि सही सरल है कि गलत है, ओके। आइए, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने पुट करा आपका CuSO4, ठीक है। इसमें क्या डुबो दी? जिंक की रॉड, ठीक। मैंने कहा जिंक को ऊपर रखा गया, कॉपर को नीचे रखा गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कुछ समय बाद जब इन्होंने यही कंटेनर देखा तो इनकी हालत खराब हो गई। मेरे और सभी लोग, शुरू में क्या था, कॉपर आयन इसमें तैर रहे थे। क्यों तैर रहे थे? क्योंकि पानी की वजह से सॉल्ट क्या था, डिसोसिएट हो गया था, ठीक है। तो शुरू में इसका कलर कैसा था बच्चों? ब्लू कलर था, क्लियर। पानी था, रॉड था, ठंडा था, कूल वाटर था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मल वाटर। कूल ये नहीं आइस पीस नहीं डाल रखे थे, नॉर्मल वाटर, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा इन्होंने, जो रॉड थी बच्चों, ये थोड़ा सा नीचे से गल गई मतलब थोड़ा सा डिट्रिएट हो गई, ठीक है। घुल गई, ये कह सकते हो आप। कौन सी रॉड घुल गई बच्चों? ये जिंक वाली रॉड थोड़ा सा घुल गई, ओके। घुल गई मतलब इसका तो नुकसान हो गया, इसका वेट लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने देखा कि बॉटम पे कुछ रेडिश ब्राउन PPT जमा हो गया, ठीक है। पानी छू के देखा, पानी थोड़ा गर्म था, तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे थर्मामीटर भी डुबो दिया, एक थर्मोमीटर भी डुबो दिया, ठीक है। थर्मोमीटर में जो रीडिंग है उससे मुझे इसका टेम्परेचर पता चल गया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले ही मोटी तगड़ी एकदम रावण रॉड डाली, अभी जो रावण रॉड थी थोड़ी दुबली पतली हो गई नीचे से, ठीक है। कुछ पार्ट इसका गल गया, घुल गया, ओके। अच्छा, पहले सोल्यूशन का कलर कैसा था बच्चों? ब्लू कलर। अभी कैसा है? फेडेड ब्लू है। अभी कैसा कलर है? फेडेड ब्लू कलर, मतलब थोड़ा ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। पहले कोई इसमें बॉटम में PPT नहीं था बच्चों, अभी इसके बॉटम पे रेडिश ब्राउन PPT आ गया। रेडिश ब्राउन PPT जो होता है कॉपर का होता है बच्चों, कॉपर सॉलिड है। अगर आपके घर में वायरिंग हो रही हो तो जो वायरिंग करता है वो देखना, तार को जब छीलता है तो अंदर से जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, क्लियर। एक्जैक्टली ब्राउन नहीं कह सकते, हल्का लालिमा भी होती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो कॉपर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से उन लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया। क्यों? अभी कॉपर आयन था, ब्लू कलर था, अब हल्का ब्लू बचा। पहले कोई भी PPT नहीं था,
अभी एक रेडिश ब्राउन का कॉपर का पीपीटी दिखने लगा। क्लियर? पहले रॉड हट्टी कट्टी थी, खूब ज्यादा वेट था इसका अच्छा सा, अभी इसका वेट भी यहाँ पे कम हो गया। ये सब कैसे हो गया? ये सब लोगों ने समझने की कोशिश करी। ठीक है, समझने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि किसी भी मेटल का वेट तभी कम होता है जब वो मेटल ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर? तो जिंक आयन बच्चों क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज होगा। सॉरी, जिंक रॉड क्या हुई होगी? ऑक्सीडाइज हुई होगी। ऑक्सीडाइज हुई होगी तो आप जानते हैं रॉड अगर ऑक्सीडाइज हुई तो आयनों में कन्वर्ट हो गई। वो आयन क्या होते हैं? टपक टपक के वाटर में आ जाते हैं। तो आपकी बॉडी से अगर कुछ पार्ट, जैसे बुरा न मानिएगा, कुछ पार्ट टपक के जमीन पे गिर गया तो आपका ओवरऑल वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों 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 ये सॉलिड था, इसके आयन डिसॉल्व होके पानी में चले गए। पानी में चले गए बच्चों तो इसका जो अपना खुद का वेट है वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, ये डिट्रेट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है किसमें? वाटर में। क्लियर? अब जैसे पानी में इलेक्ट्रॉन आ गए, पानी में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए, वैसे किसी का जो मन था वो मचलने लगा। क्यों? इनके साथ इनका डिवोर्स हो चुका था। क्यों डिवोर्स हो चुका था? क्योंकि ये पानी में घुल गए थे भैया, है ना। पानी में सॉल्ट क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? आयनों के बीच में लगने वाले फोर्स को मिनिमाइज या फिर नेगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये महाराज मजे में घूम रहे थे, बट चूंकि ये कैटायन है, अगर आप बच्चों दुनिया में आए हैं, आप इंसान हैं, तो कुछ आपकी जरूरत है। ठीक है, तो आप अगर कैटायन है तो आपकी जरूरत है कि आपको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये तो धोखे से पानी में इनके साथ डिवोर्स कर दिया है ना, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। बट अगर मौका जीवन में इसको मिला तो फिर से ये लपक लेगा। किसको लपक लेगा? नेगेटिव को। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन, मेरे को देखो, जब ये जिंक आयन बाहर निकल के आ गया, ओके, और साथ में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो क्या होगा? मौका मिल जाएगा। किसको मौका मिल जाएगा? कॉपर आयन को। क्या? लपकने का। कॉपर आयन को मौका मिल गया लपक लो। क्या लपक लो? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए बच्चों, वैसे खुद क्या होने लगा? रिड्यूस होने लगा। आप जानते हैं बच्चों लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, आपको मैंने 11वीं में पढ़ाया था, लियो पढ़ते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो जिंक रॉड क्या हो रही है? जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? गेन इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। इसे पढ़ते हैं जर, GER, जर, है ना, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, तो आप जरा गौर से देखिए, जो कॉपर आयन है बच्चों, कॉपर आयन है जो उसमें अच्छे से पड़ा हुआ था। किसमें पड़ा हुआ था? कंटेनर में, मजे से, और उससे कोई मतलब नहीं, सल्फेट उससे भाग गया, कोई बात नहीं, उसे पानी ने चारों ओर से घेर लिया है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा पानी के साथ उसका लगाव क्यों? तो आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, कोई भी आयन अगर वाटर में आता है तो वाटर क्या करता है? डाइपोल के थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और उस अट्रैक्शन को आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पानी का जो निगेटिव है बच्चों, पानी का जो ऑक्सीजन वाला निगेटिव है, वो इस आयन को पकड़ने की कोशिश करेगा। बट आप भी जानते हैं कि जो आयन डाइपोल फोर्स होता है वो वीक होता है किसके रेस्पेक्ट में? आयन आयन के फोर्स में, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आयन आयन फोर्स है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों उसका लगाव ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो पहले से स्टेबल हो जाए, और अगर किसी बंदे के ऊपर चार्ज है तो उसकी रिएक्टिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अगर वो रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल है, तो वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहेगा? न्यूट्रल होना चाहेगा। ठीक है, न्यूट्रल ये भी कर रहे थे, पानी का जो डाइपोल था वो भी इसे न्यूट्रलाइज कर रहा था, नो डाउट, बट वो तो डाइपोल था ना यार। डाइपोल मतलब पार्सली उसे क्या खुशी प्रदान कर रहा है, और ये क्या बच्चों? ये एक आयन है। ये आयन है मतलब क्या? इसे कंप्लीटली वो खुशी प्रदान करेगा जो कि वो डाइपोल नहीं कर पा रहा था। समझ गए? जैसे मैं आपको बताऊं, कोई बोले कि वो आपको 5 लाख रुपए देगा, क्लियर, और कोई आपको 5 लाख रुपए दे दे, तो आप ज़्यादा खुश कब हो जाएंगे? जब कोई व्यक्ति आपको उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसे डायरेक्ट चार्ज मिल रहा है यार, तो उसकी खुशी सोचो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, क्यों उसने वाटर से उसे फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिस इज आयन डाइपोल बॉन्ड, दिस इज आयन आयन फोर्स। ठीक है, आयन आयन फोर्स स्ट्रॉन्गर देन आयन डाइपोल बॉन्ड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये रिड्यूस हो गए। ठीक है, अब बर्तन तो बच्चों एक ही है, एक बर्तन में एक का बंदे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बंदे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ओके, बर्तन एक ही है, दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या चालू हो गया बच्चों? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या चालू हो गया? स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? देखो आपने वो जो रॉड थी वो डुबोई थी, बस सिर्फ डुबोई थी और कुछ नहीं किया था, ठीक है। खुद वो क्या हो रहा, खुद ही वो बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा। सोल्यूशन आपने रखा था वो खुद ही क्या हो रहा बच्चों, रिड्यूस हो रहा, आप कुछ नहीं करा रहे हो। स्पॉन्टेनियस एक ही बर्तन में हो रहा, डायरेक्ट है ना, अलग अलग बर्तन होते तो इनडायरेक्ट, ठीक है। चूंकि केमिकल रिएक्शन बच्चों रिडॉक्स इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में कुछ हीट निकली, हीट निकली तो ये लिक्विड क्या हो गया बच्चों, गर्म हो गया। गर्म होने के लिए आपने थर्मोमीटर डाल दिया, अब इसका टेम्परेचर आप मेजर कर लोगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जिंक आयन क्या हो रही थी, ऑक्सीडाइज, तो उसका वेट कम हो रहा है, ओके। यहाँ पे देखो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, क्या आ रहा है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो कॉपर धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने सॉल्ट लिया बच्चों, सॉल्ट थोड़ा सा ही पानी में डालते हैं, तो ऐसा नहीं है 2-3 किलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। चूंकि सॉल्ट थोड़ा था तो पीपीटी भी थोड़ा ही बना होगा, ज़्यादा नहीं आता, क्लियर। अच्छा, अब कॉपर आयन कम हो गए, कॉपर आयन पहले ज़्यादा थे, कॉपर आयन कम हो गए इसके अंदर, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लू कलर कम होता जाएगा। जिस दिन ये कॉपर आयन पूरे खत्म हो जाएंगे, पानी का ब्लू कलर गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको रेडिश क्या दिखेगा, ब्राउन कलर का पीपीटी, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों से जो भी लोग थे ऐसा कर रहे थे, उनके मन में कैसे ऐसे विचार आए कि वो और भी कुछ नया कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा भाई बर्तन खुला हुआ था, जो भी हीट निकली इससे, जो भी इससे हीट निकली है, तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, फिजिक्स में पढ़ा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम होता है वर्क और एक बच्चे का नाम होता है हीट। तो हीट भी किसका फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है। अभी बर्तन खुला हुआ था, कोई भी क्लोज सर्किट आप नहीं बना पाए थे। क्लोज सर्किट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो आप इस हीट को स्टोर नहीं कर पाए, हीट बेकार हो गई। लेकिन इन सबसे उनके मन में ये ख्याल आ गया कि अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को साइमल्टेनियसली करा लूं तो रिडॉक्स चालू हो जाएगा, रिडॉक्स चालू हो जाएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन चालू होगी तो कुछ हीट जनरेट होगी, अगर मैं उस हीट को किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरा तो बड़ा फायदा है, ठीक है, समझ गए। तो इससे उनका दिमाग में ये काम कार्यक्रम चलने लगा कि एनी हाउ